नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आप अपने YouTube चैनल पर। इस नए वर्ष में हम सभी पहली बार मिल रहे हैं, तो आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा करती हूँ ये वर्ष आप सभी का बहुत अच्छा बीते और आप सभी को सफलता मिले। अब इस नए साल में नए टॉपिक पर बात करते हैं, मानसून एवं स्थानीय पवन, मॉनसून एंड लोकल विंड्स। वायुमंडल के द्वितीयक परिसंचरण सेकेंडरी सर्कुलेशन में मानसूनी पवनों का महत्वपूर्ण स्थान है। मॉनसून अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है, जिसका अर्थ ऋतु यानी सीजन। कहते हैं ना, गर्मी का सीजन चल रहा है, ठंडी का सीजन चल रहा है, होता है। अतः मानसून उन मौसमी पवनों को कहते हैं जो शीत ऋतु में महाद्वीपों से उनसे संलग्न महासागरों की ओर तथा ग्रीष्म ऋतु में महासागरों से महाद्वीपों की ओर प्रवाहित होते हैं। ठीक है, सर्दी में क्या होता है? महासागरों की ओर यानी कॉन्टिनेंट से ओशियन की तरफ, और ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है? महासागरों से महाद्वीपों की ओर प्रवाहित होते हैं। ऋतु परिवर्तन के साथ इन पवनों की दिशा में आमूल परिवर्तन 180 डिग्री ही इसका सर्वप्रमुख लक्षण है। ठीक है, इन पवनों की दिशा में इस प्रकार के मौसमी परिवर्तन का मुख्य कारण वायुदाब प्रवणता में मौसमी उलटफेर माना जाता है। पृथ्वी पर अनेक ऐसे क्षेत्र पाए जाते हैं जहां शीत ऋतु से ग्रीष्म ऋतु में तापमान परिवर्तन के कारण वायुदाब में भी परिवर्तन हो जाता है। इस प्रकार वर्ष के 6 महीने महाद्वीपों की ओर तथा शेष 6 महीने महाद्वीपों से महासागरों की ओर पवनों का प्रवाह होता है। ठीक है, 6 महीने में डिवाइड है। वास्तविक अर्थों में मॉनसून शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अरब सागर में प्रवाहित होने वाले उन पवनों के लिए किया गया था जो वर्ष के आधे भाग में दक्षिण पश्चिम, ठीक है, तथा शेष आधे भाग में उत्तर पूर्व की ओर चला करते हैं। ठीक है, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व। किंतु पवनों की दिशा में पूर्ण मौसमी परिवर्तन, कंप्लीट सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड डायरेक्शन ही इन आवर्ती पवनों, पीरियोडिक विंड्स का एकमात्र विशेषता नहीं है, क्योंकि यदि ऐसा होता तो ट्रिवार्था के अनुसार जर्मन बाल्टिक सागर कहां पर है? उत्तरी फिनलैंड, स्कैंडिनेवियाई तथा साइबेरिया के उत्तरी तट पर विभिन्न ऋतुओं में विपरीत दिशाओं से प्रवाहित होने वाले पवनों को भी मानसून कहा जाता। देखिए, ग्लोब में मैं अवस्थिति बताती हूँ सभी की। ये रहा यहाँ पे बाल्टिक सागर, ठीक है, अगर शो हो रहा हो तो ये रहा, और यहाँ पर फिनलैंड है। ठीक है, ये सारा स्कैंडिनेवियाई एरिया है और ये पूरा साइबेरियाई क्षेत्र है। ठीक है, ये रसिया वाला जो है पूरा रसिया के ऊपर उत्तरी ध्रुव जो यहाँ पर है, यहाँ पे ये सारा क्षेत्र साइबेरिया का है। ठीक है, जलवायु शास्त्र में मानसून शब्द का प्रयोग केवल उन पवनों के लिए किया जाता है जिनकी दिशा में मौसमी परिवर्तन के कारण स्थल एवं जल खंडों का असमान ऊष्मन, अनइक्वल हीटिंग होता है। ठीक है, तापीय कारणों से उत्पन्न मानसूनी पवनों को ट्रिवार्था ने सुविस्तृत संवहनिक प्रणाली माना है। और अगर स्थायी रूप से जो चलती तो उनको बाल्टिक सागर, ये जो यहाँ पर चलने वाली होती, तो इनको भी मानसून मान लिया जाता है ना, इसलिए इनमें परिवर्तन होता रहता है। ग्रीष्म ऋतु में महाद्वीप समीपवर्ती महासागरों की अपेक्षा अधिक गर्म हो जाते हैं, जिससे उन पर न्यून वायुदाब क्षेत्रों का विकास होता है। ठीक है,
तापमान ज्यादा होगा तो वायुदाब कम होगा। दोनों में विपरीत संबंध होता है। और महासागर में अपेक्षाकृत अधिक वायुदाब के क्षेत्र पाए जाते हैं, क्योंकि पवन प्रवाह सदैव उच्च दाब से न्यून दाब की ओर होता है, इसलिए इस ऋतु में सागरों से स्थल की ओर हवाएं चलने लगती हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। पवन प्रवाह सदैव उच्च दाब से न्यून दाब की ओर होता है, ठीक है। और जहां पर उच्च दबाव होगा वहां से निम्न दाब की ओर हवाएं चलती हैं। ये एक फैक्ट है, इससे क्वेश्चन भी बनता है, ठीक है। जल की सतह पर चलने वाली ग्रीष्मकालीन मौसमी हवाएं जलवाष्प से परिपूर्ण होती हैं। ये तो पता ही होगा ना, अगर वो जल से चलेंगी तो जलवाष्प लिए हुए होंगी, जिनसे अनुकूल परिस्थितियों में स्थल खंडों पर भारी वर्षा होती है। इसके विपरीत शीत ऋतु में स्थल खंडों पर उच्च वायुदाब क्षेत्र तथा उनसे संलग्न महासागरों पर निम्न दाब क्षेत्र स्थापित हो जाते हैं, जिससे स्थल से जल की ओर हवाओं का चलना प्रारंभ हो जाता है। स्थल से चलने के कारण शीतकालीन मानसूनी पवन शीतल और शुष्क होते हैं। अतः शीतकाल में मौसम प्रायः शुष्क होता है, ठीक है, क्योंकि हवाएं स्थल से जल की ओर चल रही हैं। अगर जल से स्थल की ओर चलती हैं तो वो नमी लेते हुए आती हैं तो बारिश करती हैं। जलवायु शास्त्र के अनेक विद्वानों ने इन मौसमी हवाओं को स्थल समीर लैंड ब्रीज एंड तथा सागर समीर सी ब्रीज का ही वृहत रूप माना है, ठीक है। आगे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, स्थल समीर सागर समीर, ठीक है। विशुद्ध तापीय कारणों से मौसमी हवाओं की उत्पत्ति के इस सिद्धांत को मानसून की उत्पत्ति का क्लासिकल सिद्धांत, क्लासिकल थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ मानसून कहा जाता है, ठीक है। इसे तापीय सिद्धांत भी कहा जाता है। अगर पूछा जाए मानसून की उत्पत्ति के तापीय सिद्धांत की व्याख्या कीजिए तो आप लोग यही हेडिंग डाल के यही बताएंगे, ठीक है। इस सिद्धांत के अनुसार मानसून की उत्पत्ति का मूल कारण महाद्वीपों तथा महासागरों का असमान ऊष्मन, डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस माना जाता है, किंतु विगत वर्षों में ऊपरी वायुमंडल के संबंध में किए गए अनुसंधानों से प्राप्त नवीन तथ्यों से उपर्युक्त अवधारणा की पुष्टि नहीं होती है। ये इसका आलोचनात्मक पक्ष हो गया, ठीक है। जो नवीन शोध हुए हैं उससे इसका पूर्णता ये सत्य नहीं माना जाता। ये देखिए डायग्राम बनाया गया है मानसूनी प्रदेशों का। ये मानसूनी प्रदेश हैं, जहां पे डॉटेड एरिया है ये सारा, ये सभी मानसूनी प्रदेश हैं, ठीक है। इसमें अफ्रीका का भाग आ गया, भारत है ही पूरा, और उधर चाइना का भी कुछ भाग है, ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं। ज्ञातव्य है कि उष्ण कटिबंध में स्थित विस्तृत स्थल खंडों के पूर्वी भागों में ही मौसमी हवाओं का विकास होता है, किंतु एशिया महाद्वीप इस नियम का अपवाद है, क्योंकि इसके पूर्वी भागों में उष्ण कटिबंध के बाहर लगभग 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक मौसमी हवाओं का प्रभाव देखा जाता है, ठीक है। आकार की विशालता के कारण दक्षिणी और पूर्वी एशिया में मौसमी हवाएं आदर्श रूप में पाई जाती हैं। ग्रीष्म ऋतु में तापमान अधिक होने से एशिया महाद्वीप के आंतरिक भाग भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में न्यून वायुदाब क्षेत्र स्थापित हो जाते हैं, जिससे इन न्यून दाब क्षेत्रों की ओर समीपवर्ती महासागरों से आर्द्र हवाओं का चलना प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। इसके विपरीत शीत ऋतु में क्या होता है, महाद्वीपों पर उच्च वायुदाब क्षेत्र एवं प्रतिचक्रवाती दशाएं उत्पन्न हो जाती हैं। इस कारण महाद्वीप से महासागर की ओर शुष्क हवाएं चलने लगती हैं। उष्ण कटिबंध में स्थित उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, पश्चिमी अफ्रीका का गिनी तट,
अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय पूर्वी तटवर्ती क्षेत्रों में भी मानसूनी हवाएं अल्प विकसित रूप में पाई जाती हैं। इन्हें मैं ग्लोब में बताती हूँ कहाँ पर अवस्थित है, ताकि आपका जो मानचित्रावली है ना वो भी थोड़ा बहुत क्लियर हो सके। ठीक है, स्थान आते हैं ना भरने के लिए। एक तो आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब उसमें डायग्राम मानचित्र बनाएंगे, उसमें अवस्थिति दर्शाएंगे। दूसरा, भारत का भूगोल जब पढ़ेंगे तो उसमें भी कुछ क्षेत्र आते हैं, तो उनकी भी विशेषताएं बताई जाती हैं। तो मैं बताती चलूं। देखिए, ये है ऑस्ट्रेलिया, शायद शो हो रहा हो तो, हाँ ये रहा उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, ये रहा। ठीक है, और फिर इधर इधर आते हैं अफ्रीका में। ये आया अफ्रीका, अफ्रीका का गिनी तट, यहां पर है गिनी, तो ये रहा गिनी तट, ये रहा। ठीक है, और ये रहा पूर्वी तटीय क्षेत्र। ठीक है, अफ्रीका का। आगे देखते हैं। इन्हें ट्रिवार्था ने मानसूनी प्रवृत्तियों की संज्ञा प्रदान की। दक्षिणी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में मैक्सिको की खाड़ी के तटवर्ती राज्यों में भी प्रचलित पवनों की दिशा में मौसमी परिवर्तन पाया जाता है। अब देखते हैं, ये रहा अफ्रीका के बाद ये आया अमेरिका। ठीक है, जब हम इधर घुमाएंगे तो ये रहा अमेरिका, संयुक्त राज्य में, ये रही मैक्सिको की खाड़ी। ठीक है, शो हो रही है कि नहीं हो रही है, अब शायद दिख रही होगी, है ना। ये रही मैक्सिको की खाड़ी, जहां पे पेन रखा हुआ है। ठीक है, और ये रहा पूरा तटवर्ती राज्य। ठीक है, मैक्सिको के तटवर्ती राज्य ये सारे, ये रहा मैक्सिको और ये रही मैक्सिको की खाड़ी। ठीक है, तो यहां पर भी मौसमी परिवर्तन पाया जाता है। अब आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं भारतीय मानसून की। ठीक है, इंडियन मानसून, ग्रीष्मकालीन मानसून। भारतीय मानसून को दो भागों में बांटा गया है, ग्रीष्मकालीन एवं शीतकालीन। एक को बोलते हैं अरब सागर की शाखा, एक को बोलते हैं बंगाल की खाड़ी की शाखा। ठीक है, अरब सागर मैं थोड़ा सा संक्षेप में बता देती हूँ पहले। ये रहा हमारा भारत, प्यारा भारत, है ना, देश महान। ये रही बंगाल की खाड़ी इधर, तो इधर से निकलती है बंगाल की खाड़ी की शाखा, और ये रहा अरब सागर। ठीक है, अरब सागर की शाखा दिख रहा है, आई थिंक दिख रहा होगा। देखिए, अब हम थ्योरी पे चलते हैं। मॉनसून की प्रचलित अवधारणा के अनुसार ग्रीष्म ऋतु में पश्चिमोत्तर भारत में एक स्थायी निम्न वायुदाब क्षेत्र स्थापित हो जाता है, जिसकी ऊंचाई वायुमंडल में 700 मिलीबार तल तक होती है। इसके अतिरिक्त भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में पाकिस्तान से पश्चिम बंगाल तक न्यून वायुदाब द्रोणी की स्थापना हो जाती है। दूसरी ओर हिंद महासागर तथा अरब सागर के ऊपर तथा ऑस्ट्रेलिया में उच्च वायुदाब क्षेत्र बन जाता है। ठीक है, ये ग्रीष्मकालीन मानसून की बात हो रही है। हिंद महासागर, अरब सागर और ऑस्ट्रेलिया में उच्च वायुदाब क्षेत्र बन जाता है। इस प्रकार ग्रीष्म काल में वायु भार प्रवणता महासागरों से एशिया महाद्वीप की ओर होने के कारण हवाएं संलग्न महासागरों से उपर्युक्त निम्न वायुदाब क्षेत्रों की ओर चलने लगती हैं। जैसा अभी मैंने पहले बताया है ना, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर हवाएं चलती हैं। तो उच्च वायुदाब कहां बन रहा है? हिंद महासागर में बन रहा है, अरब सागर में बन रहा है, ऑस्ट्रेलिया में बन रहा है। तो यहां ये जब अरब सागर और महासागर यहां से जल धारण करके चलेंगी ना हवाएं महाद्वीप की ओर, तो बारिश होगी। ग्रीष्म ऋतु की प्रचंडता में वृद्धि के साथ ही वायुदाब प्रवणता भी अत्यधिक तीव्र हो जाती है, जिसके फलस्वरूप दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें भी विषुवत रेखा को पार करके उपर्युक्त कम दबाव वाले क्षेत्र की ओर चलने लगती हैं। ठीक है,
विषुवत रेखा के उत्तर फेरेल के नियम के अनुसार दक्षिणी गोलार्ध के सन्मार्गी पवनों की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर हो जाती है। ठीक है, फेरेल का नियम इत्यादि हम प्राथमिक परिसंचरण में पढ़ चुके हैं, तो इसको आई थिंक मैं अब दोबारा नहीं रिपीट करूंगी। आगे देखते हैं ना। स्मरणीय है कि सूर्य के उत्तरायण होने के कारण, उत्तरायण मतलब उत्तरी गोलार्ध में, यानी विषुवत रेखा के ऊपर, विषुवत रेखा के ऊपर कौन सी, कर्क रेखा आती है, और विषुवत रेखा के दक्षिण कौन सी आती है, मकर रेखा आती है। डोलड्रम की पेटी के उत्तर की ओर खिसक आती है और इसके साथ ही उत्तरी अंतरोष्ण अभिसरण क्षेत्र NITC भी 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के निकट आ जाता है। हिंद महासागर के ऊपर होती हुई हजारों किलोमीटर की दूरी तय करके जो उष्णकटिबंधीय समुद्री हवाएं भारत की ओर आती हैं, उनमें जलवाष्प की असीमित मात्रा तथा अत्यधिक वृष्टि की संभावना निहित होती है। ठीक है, क्योंकि वो हिंद महासागर, अथाह महासागर से चल रही है, तो वहां से तो जलवाष्प लेके ही आएंगी, है ना। भारतीय उपमहाद्वीप की ओर अग्रसर होने वाली मानसूनी हवाएं प्रायद्वीपीय भारत के आकार के कारण दो शाखाओं में विभक्त हो जाती हैं। हिंद महासागर, ये रहा, ठीक है, इंडियन ओशन, ठीक है, ये शो हो रहा होगा, ये रहा इंडियन ओशन। यहां से हवाएं जब चलती हैं, ये देखिए एरो से दे भी रखा है ना, थोड़ा थोड़ा अगर समझ में आ रहा हो तो, ये यहां से जब हवाएं चलेंगी, चूंकि यहां पर जब तट में टकराएंगी भारत के यहाँ पे, तो यहां से दो भागों में विभक्त हो जाती हैं, एक ये गई और एक इधर गई। ठीक है, इधर मतलब बंगाल की खाड़ी की ओर, इधर मतलब अरब सागर की ओर। ठीक है, आकार, क्योंकि भारत का आकार यूं है ना, ऐसे वी शेप में। ठीक है, वैसे भारत का मैप बनाते होंगे तो सबसे पहले बनाना सिखाया होगा कि वी बनाइए, फिर 6 बनाइए, इधर 3 बनाइए, और बन गया भारत का मैप, है ना। स्टार्टिंग में जब नहीं आता बच्चों को तो ऐसे ही बनाने सिखाया जाता है। ठीक है, दो शाखाओं में विभक्त हो जाती है, कौन सी, नंबर 1 अरब सागर की शाखा, दूसरा हो गया बंगाल की खाड़ी की शाखा। अरब सागर की मुख्य शाखा पश्चिमी घाट से लगभग 90 डिग्री के कोण पर मिलती है। ठीक है, पश्चिमी घाट बताइए आप सभी को, ये रहा पश्चिमी घाट भारत का, इधर केरल वाला तट। ठीक है, ये हो गया पश्चिमी भाग, और इधर वाला हो गया जहां तेलंगाना, कोलकाता इत्यादि, ये पूर्वी भाग हो गया। ठीक है, इस शाखा के पश्चिमी घाट के वायु अभिमुख ढाल इस शाखा के पश्चिमी घाट के वायु अभिमुख ढाल पर भारी वर्षा होती है। ठीक है, किंतु पश्चिमी घाट को पार करके जब ये हवाएं पठारी भागों में प्रवेश करती हैं, तब अवतलन सब्सिडेंस के कारण इनकी वृष्टि करने की क्षमता क्षीण हो जाती है। ठीक है, इसलिए पश्चिमी घाट के वायु विमुख ढाल, लीवर्ड स्लोप की ओर वृष्टि छाया प्रदेश, रेन शैडो एरिया पाए जाते हैं। ठीक है, कहने का आशय है वायु विमुख और वायु अभिमुख ढाल ये क्या होते हैं। जैसे मान लीजिए ये हवा चल रही है ना, बीच में आ गया पठारी या पहाड़ कोई आ गया, तो यहां पर जलवाष्प लेके हवा आई और यहां पर टकराई, है ना। ठीक है, तो यहाँ ये जो है वायु के सामने पड़ने वाला भाग है, तो यहीं पर सारी वर्षा हो गई है। अब ये जो है हवा पार करके नहीं जा पा रही पीछे वाले क्षेत्र में, तो वहां पर वर्षा नहीं हो रही, तो उसको बोलते हैं रेन शैडो एरियाज। ठीक है, वायु क्या बोला इसको, वृष्टि, हाँ, वृष्टि छाया प्रदेश।
ठीक है। अरब सागर की शाखा की कुछ धाराएं उत्तर की ओर काठियावाड़ तथा कच्छ से होते हुए थार मरुस्थल को पार करते हुए कश्मीर की ओर चली जाती हैं। ठीक है। कच्छ गुजरात में, थार मरुस्थल राजस्थान वाला एरिया, इस सबको पार करते हुए सीधे चली जाती है। किसी प्रकार के भौतिक अवरोध के अभाव में इन धाराओं से राजस्थान में वर्षा नहीं होती है। ठीक है। क्योंकि यहां से हवाएं चली, ये हवाएं चली यहां से। अब यहाँ पे जो ऊंचे पठारी प्रदेश पड़े, यहाँ पर पहाड़ जो नीलगिरी की पहाड़ी और ये सब है ना, यहाँ पर वर्षा हुई, फिर यहाँ से कोई अवरोध नहीं होता, ये कक्ष कारण है। यहाँ से होती हुई ये राजस्थान होते हुए कश्मीर ऐसे चले जाती हैं। ठीक है। पूरा पार करते हुए यहाँ से ये ऐसे चली जाती है। यहाँ पर कोई वर्षा नहीं होती। ठीक है। आगे डायग्राम भी है, उसमें भी मैं समझाती हूँ। ठीक है। इसके अलावा राजस्थान की ओर चलने वाली मानसून धाराएं छिछली होती हैं तथा इनके ऊपर प्रति चक्रवाती स्थायी वायुराशि स्टेबल एंटीसाइक्लोनिक एयर पाई जाती है। अतः इन धाराओं के ऊपर उठने तथा इनसे वृष्टि होने की संभावना नहीं रहती। ठीक है। इस क्षेत्र में उत्पन्न निम्न दाब क्षेत्र की ओर पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम से शुष्क और गर्म हवाएं भी खिंचकर चली आती हैं और इनका अवतलन होने से वृष्टि के लिए प्रतिकूल दशाएं उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक है। शुष्क होंगी, गर्म होंगी, बिल्कुल भी जलवाष्प नहीं होगी तो फिर वर्षा कैसे होगी, है ना। अरब सागर की मुख्य शाखा की कुछ धाराएं उत्तर में नर्मदा तथा ताप्ती नदियों की घाटी में से होकर छोटा नागपुर की ओर चली जाती हैं। ठीक है। नर्मदा ताप्ती ये हो गया मध्य प्रदेश, ये पूरा पठारी एरिया जो है ना। ठीक है। जहां से वे बंगाल की खाड़ी वाली शाखा से पुनः मिल जाती हैं। ये धाराएं यूं चली और फिर प्रायद्वीपीय भारत में मिल जाती हैं। पाल घाट से होकर प्रायद्वीपीय भारत के आंतरिक भागों में प्रवेश करने वाली अन्य धाराएं अरब सागर की शाखा की अपेक्षा अधिक देर से स्थल खंड तक पहुंचती हैं। ठीक है। बंगाल की खाड़ी की शाखा सर्वप्रथम बर्मा के पश्चिमी तट पर स्थित अराकान योमा तथा तनासरिम की पर्वत श्रेणियों से टकराकर वहां घनघोर वर्षा करती हैं। ठीक है। ये रही बंगाल की खाड़ी, यहां से चली, ये रहा अराकान योमा, यहां पर ये सारी। ठीक है। और यही तनासरीम की पर्वत श्रेणियां हैं, घनघोर वर्षा होती हैं। इस शाखा की कुछ धाराएं बंगाल की खाड़ी से असम की ओर अग्रसर होती हैं। ये आ रहा भारत में, ये रहा असम, यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट एरिया। ठीक है। भारत का दिखाई दे रहा है यहाँ, ये रहा नॉर्थ ईस्ट एरिया, यहीं पर असम है। जहां खासी पहाड़ियों के दक्षिणी ढाल पर चेरापूंजी मोहसिन राम नामक स्थान में विश्व में सर्वाधिक वृष्टि अंकित की जाती है। ठीक है। ये तो फैक्ट है कि कौन सा स्थान है जहां पर विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है, तो यहीं पर होती है। ठीक है। यहाँ पर ये कौन सी शाखा से होती है, बंगाल की खाड़ी की शाखा से। यहाँ वर्षा का वार्षिक औसत 965 सेंटीमीटर है। ठीक है। 965 सेंटीमीटर। मॉनसून की कुछ धाराएं हिमालय से टकराकर उसके दक्षिणी ढाल पर वृष्टि करती हुई गंगा की घाटी की ओर मुड़ जाती हैं। ठीक है। यहां पर हिमालय है, यहां पर, यहां ये शाखा गई, यहां से असम होते हुए यहां से ये टकराई, फिर यहां से मुड़ी, फिर ये रही गंगा की घाटी यहां पर। इस धारा से होने वाली वृष्टि की मात्रा पूरब से पश्चिम तथा हिमालय से दक्षिण की ओर कम हो जाती है।
यहाँ से टकराएगी तो यह हिमालय में अत्यधिक वर्षा करेगी, फिर ये जैसे जैसे दक्षिण की ओर आएगी, और ये रहा पश्चिमी क्षेत्र यानी नॉर्थ ईस्ट, और ये रहा पूर्वी क्षेत्र, जैसे हो गया ये इधर बिहार हो गया, और ये सब ये सारा उत्तर प्रदेश होते हुए ये हो गया पूर्वी क्षेत्र। ठीक है, तो यहाँ जैसे जैसे यहाँ आती जाएगी तो वर्षा की मात्रा कम होती जाएगी यहाँ की अपेक्षा। नॉर्थ ईस्ट में वर्षा इसीलिए अधिक होती है। ठीक है, फिर जैसे जैसे इधर आएगी वर्षा कम होती जाती है। ठीक है, पंजाब में वृष्टि की मात्रा केवल 25 सेंटीमीटर रह जाती है। ठीक है, यही बंगाल की खाड़ी जब यहाँ से टकराती है, यहीं से होते हुए बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, दिल्ली हो गया, और फिर हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, है ना, यहाँ तक जाती है, तो फिर वैसे वैसे घटती जाती है वर्षा की मात्रा। ठीक है, ये देखिए जैसा मैंने समझाया डायग्राम में वैसा ही दे रखा है पूरा। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा, और अगर क्वेश्चन आता है तो ये डायग्राम आप बनाइएगा ग्रीष्मकालीन मानसून के संदर्भ में। ठीक है, समुद्र से देखिए हवाएं चल रही हैं। ओके, ये रहा हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, ये इधर का अक्ष हो गया, इधर ये हो गया, इधर पूरा भारत नहीं बना है, यहाँ पर असम हो गया, और ये हिमालयी क्षेत्र पूरा हो गया। ठीक है, यहाँ पर अराकानी ओमा श्रेणी हो गई, ये सारी चीजें। ठीक है, म्यांमार में पड़ती। अब देखते हैं दक्षिणी पश्चिमी मानसून अथवा ग्रीष्मकालीन मानसून के द्वारा भारतीय उपमहाद्वीप के बहुत बड़े भागों में वर्षा होती है। ठीक है, यानी अधिकांश वर्षा ग्रीष्मकालीन मानसून से ही होती है। ठीक है, वस्तुतः इस भूखंड की संपूर्ण वर्षा 90% भाग इन्हीं के द्वारा प्राप्त होता है। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया, इस विस्तृत भूखंड में मानसून वर्षा का पर्यायवाची माना जाता है। ग्रीष्मकालीन मानसून का भारतीय कृषि से घनिष्ठ संबंध है। इसीलिए एक क्वेश्चन भी आता है कि भारतीय कृषि मानसून का जुआ है, स्पष्ट कीजिए, है ना। यानी मानसून अच्छा हुआ तो कृषि अच्छी होगी, और मानसून अगर बिगड़ा तो कृषि भी बर्बाद। ठीक है, साधारण बोलचाल की भाषा में मानसून शब्द का प्रयोग ग्रीष्मकालीन मानसून के लिए ही किया जाता है। ठीक है, मानसून का मतलब वर्षा का सीजन। शीतकालीन मानसून हम नेक्स्ट डे कवर करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।